ये जो वन्य जीव है ना, इनका कोई ध्यान नहीं दे रहा। वन्य जीव बेसिकली मूक प्राणी है। हाँ। मूक प्राणी है जिनके जो कुछ बोल नहीं सकते, किसी को अपने उद्गार व्यक्त नहीं कर सकते। अब आप देखिएगा, मोरों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। आप देख लीजिए, कौओं की संख्या बहुत कम होती जा रही है। हाँ, जहाँ मैं प्रवास कर रहा हूँ वहाँ एक बहुत बड़ी कौओं की कॉलोनी है, लेकिन मैंने अक्सर जयपुर के अंदर देखा है, राजस्थान में बहुत अच्छी जगह देखा है, कौए बहुत कम होते जा रहे हैं। हाँ, कबूतर की संख्या जरूर बढ़ रही है। देश की प्रजाति नहीं है, बाहर से आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी थी जिस कमेटी ने यह निर्णय लिया, और कमेटी के द्वारा बहुत सारी रिसर्चों के बाद एक यह निर्णय दिया कि टोटल लाइफ के अंदर एक पेड़ अपने 74 लाख का टोटल कुल मिला करके, यदि ये त्रिकोण का उल्टा हो गया तो वो बैलेंस नहीं बन पाएगा, उसका आधार खत्म हो जाएगा। और पर्यावरण प्रदूषण जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और प्रदूषण के जो मार आज हम और आप झेल रहे हैं, उसका मात्र और मात्र यही कारण है कि कार्निवोर लगातार कम होते जा रहे हैं या हर्बीवोर्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी नमस्कार श्रोताओं, और आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। श्रोताओं, मैं हूँ आरजे नेहा, और आज हम सब यहाँ बहुत ही खास अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वन विभाग के गर्व, हमारे जिले के गौरव, माननीय श्री डीएफओ सर श्री हरिकिशन जी सारस्वत जी। सर, आपका इस मंच पर मैं आरजे नेहा हमारे समस्त श्रोताओं और हमारे समस्त टीम की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर, आपके मार्गदर्शन से हमने हमेशा प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की नई दिशा मिलती रही है। आज हम आपसे जानेंगे कैसे हम सब मिलकर हरियाली बचा सकते हैं, बांस को ग्रीन गोल्ड बना सकते हैं, पर्यावरण व पर्यटन को और भी समृद्ध कर सकते हैं। तो आइए श्रोताओं, हम सब जारी करते हैं हमारी यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित एक अनोखी यात्रा। सर, सबसे पहले हमारे श्रोता आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं हरिकिशन सारस्वत यहाँ अभी भारतीय जीवन सेवा का अधिकारी हूँ। 23 जून 2023 से मैं यहाँ पे लगातार पदस्थापित हूँ। प्रतापगढ़ में एक्चुअली काफ़ी अच्छा फॉरेस्ट एरिया है, और फॉरेस्ट एरिया के अंदर और वन विभाग में सेवाएं देते हुए मेरे करीब 25 से 30 साल करीब हो गए हैं। काफ़ी बृहद अनुभव है, और इस अनुभव के साथ साथ एक बहुत बड़ी मेरी जो जीवन यात्रा है, जो एक सेवा काल है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर मेरा इस वन विभाग के लिए और वन क्षेत्र को संरक्षण के लिए, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने हेतु मेरे जीवन को पूरा लगा दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और भगवान का मैं आशीर्वाद समझूंगा। जी बिल्कुल सर। सर, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली ये जो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस जो है ना, ये बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि ये जो वन्य जीव है ना, इनका कोई ध्यान नहीं दे रहा। वन्य जीव बेसिकली मूक प्राणी है। हाँ। मूक प्राणी है जिनके जो कुछ बोल नहीं सकते, किसी को अपने उद्गार व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्ति मानव तो वो है कि वही कुछ बोल सकता है, उसको एक अलग विशेषताएं दे रखी हैं ईश्वर ने। लेकिन वन्य जीव हैं, 4 पैर वाले होते हैं, तो इनको क्या है, अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना पड़ता है जी। ये अपना आवास, अपना रहवास, अपना प्राकृतिक संरक्षण कैसे करेंगे, और उसको बढ़ावा देना ही हमारा एक मूलभूत एक कारण है, जिससे राष्ट्रीय ये जो वन्य जीव दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस इसलिए विशेष रूप से याद किया जाता है क्योंकि ये जो पोनेल क्रून करके 2005 के अंदर एक जानवरों के विशेषज्ञ थे, काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक थे, पशुओं के बारे में उनको बहुत अच्छा नॉलेज था। तो जब उन्होंने विचार किया, उन्होंने कि भाई कुछ न कुछ तो इनके व्यवहार को समझना, इनके साथ काम करना, और वो जो काम करने से उनको ये लगा, उनका अनुभव ने ये बोला कि भाई इस पर्टिकुलर जीवों के लिए, वन्य जीवों के लिए भी कुछ होना चाहिए, इनका संरक्षण होना चाहिए, इनकी सुरक्षा और इनकी संरक्षा के लिए किस प्रकार हम लोग काम करें। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने ये
2005 के अंदर ये चालू किया था और ये 4 सितंबर इसलिए किया जाता है कि ये उस दिन ही इनका जो है उनका ये सोच था कि भाई ये 4 सितंबर को ही मनाया जाए, इसलिए इसको 4 सितंबर को हमेशा हर साल के 4 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय वन्यजीव विशेष रूप से इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि जितने भी वन्यजीव हैं जो हमारे स्टेट के अंदर हैं, हमारे जो देश के अंदर हैं, उन सबको इससे सुरक्षा मिले और उसका संरक्षण मिले। जी बिल्कुल सर, हमारे जिले या राज्य में प्रमुख वन्यजीव कौन कौन से पाए जाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। विशेष रूप से देखो अपने यहाँ पर वैसे 3 नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पे बेसिकली टाइगर को कंजर्व किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा नाम, जैसे राष्ट्रीय RTR है जी, जैसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, ऐसे ही अपना सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और एक बेसिकली केवलादेव के नाम से है, लेकिन क्या है कि वो बेसिकली भरतपुर में है, जो विशेष रूप से पक्षियों के लिए है जी। तो ये जो इसके अलावा अभी मरू के जैसलमेर में भी हैं, कई जगह पे हैं, सेंचुरियाँ बहुत सारी हैं, 27-28 सेंचुरीज हैं, बहुत सारा अपने वन्यजीवों के पार्क्स हैं, जूज हैं। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से पाई जाती हैं। आपने जैसा क्वेश्चन किया कि भाई बेसिकली टाइगर जो है ना, ये राष्ट्रीय नेशनल लेवल के जो हैं ये सरिस्का में और रणथंभौर में पाए जाते हैं। टाइगर के अलावा दूसरे जो पैंथर है, भेड़िया है, मोर हैं, जैसे ये जंगली सूअर हैं, वन्यजीव हैं, पक्षी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और विशेष रूप से सियार है और जैसे मगरमच्छ हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस वक्त जो है आपको यहाँ अपने स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। नेशनल लेवल पे भी वही स्थिति है कि नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे राष्ट्रीय लेवल के पार्क्स हैं और वहाँ पर भी जो है यही वन्यजीव जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी हाल ही में अपने भारत सरकार ने एक क्रूनो नेशनल पार्क के अंदर चीते का चीता अभी आया है। चीता जो विशेष रूप से वो वन्यजीव है जो पहले पूर्व में कभी होता था, लेकिन वो चीता अभी भारत में नहीं था, लेकिन उसको अफ्रीका से लाया गया। तो अभी जो अफ्रीका से लाने के बाद में इस चीते का संरक्षण जो है अभी क्रूनो नेशनल पार्क में अभी हो रहा है, और उसकी कुछ सीमाएं अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश के, जैसे अपना एरिया जो है मंदसौर है, और अपना जो मुकंदरा नेशनल पार्क है, और जैसे रावत भाटा वाला एरिया है, भैंसरोडगढ़ है, और मंदसौर का ये जो राणा सागर बांध जो है, राणा प्रताप सागर बांध है, इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे अभी क्रूनो के लिए ये जो चीते के लिए बहुत अच्छा एक नया आवास के रूप में नया एक संरक्षित क्षेत्र बनाया है, और उसके संरक्षण के लिए जो है राज्य सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है। इसके साथ में मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान सरकार भी उसके साथ जुड़ी हुई है, और इस पूरे एरिया के अंदर चीते को राजस्थान में भी बहुत जल्दी ही आने की संभावना है। जी सर, विलुप्त प्राय प्रजातियों की पहचान किस प्रकार से की जाती है? विलुप्त प्राय प्रजातियां तो वो प्रजातियां होती हैं जैसे मान लो जो वास्तव में बहुत कम पाई जाती हैं। हाँ। आपने देखा होगा पहले एक छोटी सी चिड़िया होती थी, जो हम और आपको बचपन में जब आते तो हर जगह घोंसले बनाती थी, और चहल पहले उसका नाम कुछ में थोड़ा गौरैया, तो अब हाँ गौरैया थी, उसके अलावा दूसरी भी और बहुत छोटी सी चिड़िया थी। तो वो जो जिस तरीके से चिड़ियाओं को अब वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नहीं दिखाई दे। अब आप देखिएगा मोरों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, आप देख लीजिए, कौओं की संख्या बहुत कम होती जा रही है। हाँ, जहाँ मैं प्रवास कर रहा हूँ वहाँ एक बहुत बड़ी कौओं की कॉलोनी है, लेकिन मैंने अक्सर जयपुर के अंदर देखा है, राजस्थान में बहुत अच्छी जगह देखा है, कौए बहुत कम होते जा रहे हैं। हाँ, कबूतर की संख्या जरूर बढ़ रही है, जो कि अपने देश की प्रजाति नहीं है, बाहर से आई हुई है। तो अपने जो विशेष रूप से जो विलुप्त जो होती जा रही हैं प्रजाति, वो वन्यजीव जो हैं, ये वही वन्यजीव हैं जो कि हमें आपको जो बहुत ज़्यादा संख्या में दिखते थे, आजकल वो नहीं दिखते हैं। जी सर, इनके विलुप्त होने के क्या कारण हैं? ये तो बहुत बड़ा कारण, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत बड़ा कारण है। जिस प्रकार की एक विकास की अवधारणा में देश आगे बढ़ रहा है, लगातार वनों का विनाश हो रहा है, विकास की गति बढ़ रही है, और दुनिया भर की हमारे प्रयासों के बावजूद भी वन क्षेत्र अभी नहीं बढ़ पा रहा है।
जी। FSI की रिपोर्ट थी, उस FSI की रिपोर्ट के आधार पर भी काफ़ी कुछ बढ़ोतरी के संकेत आए हैं, लेकिन भूमि का बढ़ना और जंगल का बढ़ना ये अलग है। जंगल का बढ़ने का मतलब आपको कैनोपी चाहिए, आपको हरा क्षेत्र चाहिए, आपको वो वनस्पति चाहिए जो पौधे उस भूमि के ऊपर हों। सूखी बंजर भूमि से कोई मतलब नहीं निकलता, अर्थ नहीं निकलता। हाँ, वहाँ संरक्षण के अंदर अपनी अपनी भूमियों का, अपने अपने क्षेत्र का, हर चीज का, हर अवयव का एक अलग पारिस्थितिकीय संतुलन है। इसी पारिस्थितिकीय संतुलन के कारण ही तो ये जो है अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी जो स्थितियां हैं वो अपने नेक टू नेक है, अन्यथा तो बहुत विकट स्थिति है। अभी आपने देखा था कोरोना काल आया था और इतनी भयंकर बीमारी आई थी जिसके अंदर अक्सर लोगों ने सोचा था इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हाँ, डॉक्टर अपना प्रयास कर रहे थे और उनका अपना प्रयास सफल हुआ और इसमें अपन बीमारी से दूर हुए। लेकिन हमने क्या सीखा? हमने बहुत कुछ सीखा कोरोना से। हमने उस चीज़ को सीखा जो ऑक्सीजन का जो मायना था वो हमने सीखा। हाँ। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आपने देखे, बिल्कुल 4,000 5,000 में, बहुत ही रेयर स्थितियों में। मैंने दिल्ली का एक एपिसोड में देख रहा था उस वक्त जब कोरोना काल के अंदर जब देखा था, बहुत सारी जानें चली गई। लोगों ने वास्तव में समझा, इस चीज़ को देखा कि किस कदर इस पेड़ की मांग है। हाँ। और किस कदर एक पेड़ जो है आपको अपने पूरे जीवन काल का पता है आपको कितना देता है, बहुत कुछ देता है। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी थी जी। जिस कमेटी ने यह निर्णय लिया और कमेटी के द्वारा बहुत सारी रिसर्चों के बाद एक यह निर्णय दिया कि 74,000 समथिंग रुपया, 74,000 रुपये, जो टोटल लाइफ के अंदर एक पेड़ अपने 74 लाख का टोटल कुल मिला करके जो पूरा जीवन काल गुजारता है एक पेड़ जो है, वो आपको अपने सारी चीज़ें दे देता है। अपना ऑक्सीजन है और पर्यावरण को जो जिस तरीके से बचाव करने का काम है, वो सारी चीज़ें हैं ना, वो इतनी राशि का प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उसका इम्पैक्ट आता है। बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने निर्णय दिया। और उसके बाद न केवल माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय को, इस निर्णय के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए जिससे कि लगातार जंगल को, उसके संरक्षण को और वन्य जीवों के जो विशेष रूप से जो आवास है उनको बनाए रखने के लिए और एक पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए और पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो भी कुछ अवयवों की आवश्यकता थी वो सारी चीज़ों को उन्होंने जोड़ा और उसी के तहत उन्होंने विभिन्न कानूनों के तहत वन विभाग को स्ट्रेंथन दी और ताकत दी। उस ताकत के बल पर ही वन विभाग आज पब्लिक के बीच काम कर रहा है। यहाँ मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूँ जी। जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, उस निर्णय में ये बताया है कि अरण्य भूमियाँ हैं और बहुत सारी ऐसी भूमियाँ हैं जो किसी भी तरीके से, जैसे रुंद ज़मीन है या अन्यथा किसी लोक देवता के नाम पर कोई ज़मीन है, किसी तरीके से ऐसी ज़मीन है जिसमें 200 पेड़ प्रति हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो 200 पेड़ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वहाँ पौधे हैं, तो उसको हम जो है डीम्ड फॉरेस्ट के रूप में माने। और उन्होंने एक राज्य सरकार ने इसी के रूप में एक जो कमेटी गठित की, कपूर कमेटी, और उस कपूर कमेटी के साथ साथ और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था, उस निर्णय जो टीवी गोदावरण जो है 12/96 का एक आदेश था, उन्हीं की परिप्रेक्ष्य में अभी नया जो उनका एक नया निर्णय आया जो अभी जस्ट हाल ही में आया है, उसके जो 5 नंबर पॉइंट है उसमें उन्होंने अरण्य समिति स्टेट लेवल पर बनाए रखने के लिए उन्होंने घोषणा की है और प्रत्येक स्टेट ने अपनी अपनी एक अरण्य समिति, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट का कोई जो उच्च न्यायालय का कोई जज हों, उनके चेयरमैनशिप में बनाने के लिए क्या है, जिसमें
राज्य सरकार को, राजस्व विभाग को, वन विभाग को, देवस्थान विभाग को और अन्य सभी विभागों को यह निर्देशित किया है कि आप जितनी भी प्रकार की भूमियां हैं उन भूमियों को आप पूरी तरह से अपना उसका रिकॉर्ड रखें और उसको औरण भूमि के रूप में या कपूर कमेटी के तहत उन सारी भूमियों को उसमें संकलित करके, उनको संसूचित करके और उनको विशेष रूप से रिकॉर्ड के अंदर ला करके और उसको फॉरेस्ट के अंदर डीम्ड फॉरेस्ट के रूप में माना जाए। यह मैं ये भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि कभी भी वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विकास की जो दौड़ है उसको कम नहीं करना चाहता, उसके साथ मिलकर के कदम से कदम चलाने को तैयार है। और हमेशा जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो लागू हुआ जी, तो वो उसके अंदर भी जो प्रावधान थे उस प्रावधान के तहत यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भी भूमियां होती हैं उनका डाइवर्जन करता है और डाइवर्जन करने के साथ साथ वो उस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए विकास हो रहा है या सड़क हो रही है या कोई पानी की लाइन जा रही है या कोई जैसे मोबाइल टावर के लिए कुछ ज़रूरत पड़ती है या कोई अन्यथा दूसरी किसी चीज़ के लिए आवश्यकता होती है, तो उस सब के लिए जो है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज़मीन उपलब्ध कराता है। उसके तहत जो है एफसीए कानून के तहत जो भी कुछ एनपीवी या जो भी सीए वगैरह लेना होता है, नियमानुसार जो कानून के पेटे में जो कुछ आता है उसको हम संग्रहित करते हैं और उसको इकट्ठा करके और नियमानुसार उसको हम भूमि को उनको डाइवर्जन कर देते हैं। जी सर, बिल्कुल। सर, वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत जब वन्य जीवों और ग्रामीणों के बीच में यदि कोई संघर्ष उत्पन्न होता होगा तो आप उसे कैसे रोकने में मदद करते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। एक्चुअली क्या है, वन्य जीव जो है वो वन के अंदर रहता है जी। और आपको ये तो पता ही है कि सबसे पहले क्या था। हाँ। सबसे पहले धरा पर क्या सब पानी पानी था, फिर पृथ्वी एक धरा के रूप में कुछ चीज़ आई, उसके बाद में फिर पानी के जो जल जंतु थे वो पैदा हुए, फिर धीरे धीरे करके मानव का विकास हुआ और आदमी अपने मूर्त रूप में आया। तो ये जो वन्य जीव थे वो भी ईश्वर की एक कृति थे जो पूर्व में जंगल के अंदर शुरू से ही थे। आदमी तो बाद में आया, सबसे पहले ये वन्य जीव थे। बिल्कुल। और आज जो जिस आवास में आदमियों की जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस जनसंख्या वृद्धि के कारण एग्रीकल्चर लैंड बढ़ना वाजिब है और वो बढ़ने से वन्य भूमियाँ कम होती जा रही हैं और वन्य जीवों के आवास घटते जा रहे हैं और आवास घटने से वन्य जीव जो हैं लगातार जो गांवों की तरफ जो पब्लिक के जन आदमी के साथ में वो के क्षेत्रों में आ रहे हैं और वहाँ पर जब वो क्षेत्र में आ जाते हैं तो उससे आदमी और वन्य जीव के बीच में बहुत बड़ा एक संघर्ष होता है। उसके अंदर, उस संघर्ष के अंदर हमारा जो उद्देश्य यही रहता है कि किसी न किसी प्रकार से उस मूक प्राणी को बचाया जाए, उस मूक प्राणी को एक जन आक्रोश और उसका जो इम्पैक्ट आता है उससे उसको बचा करके उसका जीवन को बचाना हमारा एक मूल उद्देश्य होता है। और हम यह सोचते हैं कि जितने भी जहाँ अगर जिसका वन्य जीव का जहाँ आवास है उसका हैबिटेट क्रिएट किया जाए, उसको अच्छी तरह से उसके लिए रहने की उसकी सुविधाएं हैं और उसका पानी का वो है, वो जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रहे, तो उससे क्या है वो कन्फ्लिक्ट जो है कम से कम हो। ऐसी स्थिति में जब राज्य सरकार के द्वारा यदि किसी जनहानि कोई होती है तो नियमानुसार पशु हानि और जनहानि के लिए राज्य सरकार एक उनके द्वारा जो है एक एक्सग्रेशिया होता है, तो उसके अंदर वो राशि जो है देय है और राज्य सरकार उनको जैसे ही कोई जनहानि या पशु हानि होती है उसी के नियम से उसको पैसा दिया जाता है। जो राज्य सरकार का यही सोच है कि भाई आदमी
और वन्य जीव, उन दोनों को अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। जी सर, शिकारी और तस्करों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? लगातार प्रयास रहता है और जी। हमारे कर्मचारी, हमारे वन बल जो है वो पूरी तरह से इसमें प्रयास रहते हैं कि अधिक से अधिक इसको जो तस्करों पर लगाम रखी जाए। बेसिकली जहाँ न केवल वन्य जीवों के तस्कर हैं, बल्कि हमारे जो लकड़ी के बहुत सारे लकड़ियाँ हैं हमारे, जैसे मान लो खैर की लकड़ी है या सागवान की लकड़ी है, या अन्यथा वन क्षेत्रों के अंदर जिस तरीके से दुनिया भर की अवैध कटाई हो रही है, उसके जो तस्कर हैं उनको भी रोकने का हमारा प्रयास रहता है। हमारे पास में फ्लाइंग भी हैं, फ्लाइंग के साथ साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी लगे हुए हैं, 6 हमारी रेंजें हैं। उसके अलावा से उसके साथ साथ हमारे पास में टोटल स्टाफ जो है विभिन्न नाकों के अंदर और विभिन्न जगहों पर जो फील्ड स्टाफ है, लगभग 123 का स्टाफ बैठा है और वो पूरी तरह से प्रयास करता है कि भाई ये तस्करों पर लगाम रखी जाए। अभी हाल ही में हमारे साथ में हमारी जो महिला शक्ति के रूप में काफ़ी वन रक्षक और वनपाल और काफ़ी जो महिला कर्मी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो उस संघर्ष को, जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ महिलाएं आगे जाकर के अतिक्रमण के संबंध में या अन्यथा किसी मामले में सामने आती हैं, तो हमारी मातृशक्ति उसका पूरा अपने ताकत के साथ में उसमें जुड़ती है और उस जो अपने राज सेवाएं दे रही हैं और उनकी सेवाएं बहुत ही सराहनीय हैं। और ये मेरी आशा है कि भविष्य में उनकी इसी प्रकार सेवाएं मिलती रहेंगी और आगे बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल सर, क्या विद्यार्थी और युवाओं को भी वन्य जीव संरक्षण से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। मैं ये सोचता हूँ कि जो भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जैसे 4 सितंबर है, 5 जून है, अन्यथा 3 जैसे मान लो मार्च है, इस तरह के जो आयोजन होते हैं, ओजोन परत है, ओजोन दिवस है, और दूसरे दिवसों के अंदर हम बच्चों के जो है संगोष्ठियाँ करें, बच्चों के साथ में उनको एक चित्रकला प्रिंटिंग के हिसाब से, और उनको ये लेख निबंध वगैरह प्रतियोगिता हो, और निबंध प्रतियोगिता के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी वगैरह का करके उनके ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। और ये जो जानकारियाँ हैं कि भाई कैसे आगे बढ़ना है और कैसे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के साथ साथ पुरानी चीज़ों को कैसे संरक्षित रखना है, इस चीज़ के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। जी सर, विकास के अलावा भी हम एक फैक्टर और देखते हैं कि पर्यावरण में भी बहुत तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। तो पर्यावरण परिवर्तन जो है वह वन्य जीव पर किस प्रकार से असर डालता है? आप देख रहे हैं जिस तरीके से अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि विलुप्त प्रजातियां हो रही हैं, वन्य जीव घटते जा रहे हैं, और कई ऐसे जिनको कि हमें संरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार टाइगर प्रोजेक्ट जैसे वो प्रोजेक्ट बना रही है। तो ये क्यों हो रहा है? एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को बनाए रखना हमारे लिए बहुत लाजमी है। उस इकोसिस्टम यदि एक त्रिकोण की तरह होता है, जिस तरीके से त्रिकोण होता है, इस तरीके से एक इकोसिस्टम का त्रिकोण होता है। उसकी अपेक्स पर जो है टाइगर बैठा है, फिर उसके बाद हर्बीवोर्स आते हैं, फिर उसके बाद में फिर कार्निवोर आता है, कार्निवोर के बाद हर्बीवोर आता है, हर्बीवोर के बाद में घास फूस खाने वाले और एक आदमी का रूप इकोसिस्टम के अंदर इस तरीके से है। तो ये जो इकोसिस्टम है, ये जैसे ये तो आधार बहुत बड़ा है उसका, ऊपर जाते जाते छोटा हो गया। तो ये जो छोटा हो रहा है, तो ये टाइगर के मतलब ये टाइगर है, तो ये कार्निवोर है, तो ये कार्निवोर की संख्या कम होती जा रही है। इसी प्रकार से कार्निवोर की संख्या कम होते होते थोड़ी हर्बीवोर अगर अधिक होगा तभी कार्निवोर जो है जिंदा रह सकता है। हर्बीवोर कब जिंदा होगा? जब उसके नीचे घास की मात्रा अधिक होगी, उसको खाने की चीजें अधिक होगी। तो जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है, वो इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि ये त्रिकोण का उल्टा हो गया तो वो बैलेंस नहीं बन पाएगा, उसका आधार खत्म हो जाएगा। और पर्यावरण प्रदूषण जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और प्रदूषण के जो मार आज हम और आप झेल रहे हैं, उसका मात्र यही कारण है कि कार्निवोर लगातार कम होते जा रहे हैं या हर्बीवोर्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले
कुत्तों के ऊपर बैन किया था कि इनको कहीं इधर उधर रखा जाए। बिल्कुल। तो क्यों रखा जाए? क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। हाँ। अब इसी तरीके से इन चीज़ों को जब अपन बैलेंस करेंगे तभी एक इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, और ये इकोसिस्टम बैलेंस होगा तो हमारा और आपका जीवन जो है वो अच्छी तरह से गुजरेगा, और हम और एक ऐसे ज़िंदगी ऐसे लाइफ जिएंगे जिसमें कि एक सुखद और समृद्ध और एक खुशहाल जीवन जीने की एक पूरी अच्छी कला सीखेंगे। बिल्कुल सर, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी आधुनिक तकनीकें अपनाई जा रही हैं? वन्य जीव की सुरक्षा के लिए देखो, कैमरा ट्रैप के हिसाब से हम कैमरा ट्रैप भी रख रहे हैं, और इसी तरीके से हम नई जो चीज़ें, जैसे मान लो अभी कोई वन्य जीव अगर किसी तरीके से अगर कहीं ऐसा लगता है कि किसी परेशानी में है, तो उसके लिए हमने आपातकाल के हिसाब से हमने अपने पास में फ्लाइंग भी बना रखी है, और गाड़ी भी हमने ले रखी है, और दुनिया भर के रेस्क्यू सेंटर्स बना रखे हैं। और रेस्क्यू सेंटर्स में हमने अभी हाल ही में एक पशुधन सहायक का और पशु चिकित्सक की एक नए हमारे यहाँ पर लोग आए हैं। तो ये लोग जैसे ही कोई इस तरीके के रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ती है या रेस्क्यू करने की स्थिति आती है, तो तत्काल हमारे ये रेस्क्यू वाली टीम जो है वो वहाँ जा कर के वन्य जीवों की सुरक्षा और वन्य जीवों को रेस्क्यू करके और उसको पुनः प्राकृतिक आवास में छोड़ देती है, और उस आवास के अंदर वो उन्हें अपना जिंदगी पूरी अच्छी तरह से जीते। बिल्कुल सर। और सर, पक्षियों की सुरक्षा और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए भी इसी प्रकार की योजनाएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही है। ये ऐसे ही हमारी वही सेम है। जी सर। तो सर, बाघ, तेंदुओं, भालू आदि की संख्या का आकलन आप किस प्रकार से करते हैं? हाँ, एक ये जो हमेशा क्या होता है जी, जैसे ही एक गर्मी का समय होता है जून के अंदर जो पूर्णिमा का जो दिन होता है जी, जिसको हम कहते हैं कि वो जिसके अंदर बेसिकली जो पूर्ण चंद्रमा की वजह रोशनी जब आती है, जिस दिन खीर बनाते हैं, पता नहीं कौन सा दिन होता है, शरद पूर्णिमा सर, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। तो जो शरद पूर्णिमा के दिन हम क्या है कि पूरे के पूरे एक 24 घंटे की एक वन्यजीव गणना होती है। इस वन्यजीव गणना के अंदर क्या है कि हम लोग अपने स्टाफ को ऐसी जगहों पर लगाते हैं जहां पानी पीने के लिए वन्यजीव आता है, और उस स्पॉट के ऊपर हमारा एक जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर हम अपना आवास वो बनाते हैं, क्या नाम है उसको कहते हैं ना, कि जैसे एक रुकने के लिए, ठहरने के लिए एक छोटा सा एक उसको कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल वर्ड है, वो थोड़ा सा मेरे दिमाग से मचान यस मचान बनाते हैं, और वो मचान के अंदर रह कर के ही, और जो स्टाफ जो है, फील्ड का स्टाफ जो है, और हमारा वन्यजीव हमारे जो भी इच्छुक लोग होते हैं, और उसके साथ साथ वन सुरक्षा समिति के जो लोग होते हैं, वो सारे लोग जो मिल करके इस वन्यजीव गणना को 24 घंटे के अंदर जो भी जिस भी प्रजाति का जो वन्यजीव आता है उसकी संख्या को नोट करते हैं, और नेक्स्ट डे उसका एवेल्यूशन करके, उसका आकलन करके, उसका परीक्षण करके वन मंडल कार्यालय में आता है। अभी हाल ही में हमारे द्वारा जो है काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी संख्या हुई है, और वन्यजीवों की संख्या में भी काफ़ी प्रतापगढ़ के अंदर विशेष रूप से संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें पैंथर और मोर, और इसके अंदर जो है जो मगरमच्छों की संख्या में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। जी सर, हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी जड़ी बूटियां और पौधे हैं जो वन्य जीवों के लिए खास हैं? देखिए, वन्य जीवों के लिए तो एक्चुअली क्या सब कुछ खास है जी। यदि कुछ संरक्षित करना है, यदि कुछ है, यदि जंगल के अंदर जो भी कुछ है वो उनकी नीड है, वो उनकी आवश्यकता है, तो हर प्रजाति को हर चीज़ को संरक्षित करने का हमारा काम है। किसी विशेष जीव, किसी भी प्रजाति को संरक्षित करने का कोई इस तरीके का कोई हमारा टारगेट नहीं होता है। हमारा टोटल ओवरऑल टारगेट यही होता है कि वन्य जीव और उनका प्रवास और उनका वन क्षेत्र और उनके अंदर जो कैनोपी है, फॉरेस्ट है, वो उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल सर, यदि कोई व्यक्ति वन्य जीव संरक्षण में योगदान देना चाहे तो वह कैसे संपर्क कर सकता है?
अगर कोई योगदान देना चाहता है, जैसे अभी हमने देखा है कई स्नेक का जो है कैचर जो है, जो स्नेक जो कभी बार गांव में बाइट कर लेती है, स्नेक कर लेता है, तो उसके लिए मेरे पास में रेस्क्यूअर आते हैं कई, और उन्होंने आवेदन कर रखे हैं। तो मैं उनको एक भाई विशेष हमारे यहाँ एक उनके रजिस्ट्रेशन टाइप का जैसे हो जाता है, और हम उसको जानने पहचानने लग जाते हैं, तो वो जा कर के जो मानव है, वो आदमी है, जनहानि को बचाते हैं। क्या सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए कोई विशेष योजना चला रही है? हाँ, बिल्कुल चला रही है। सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चला रही है, जितने भी अभ्यारण्य क्षेत्र हैं उनके लिए, और चिड़ियाघरों के अंदर भी काफ़ी पैसा सरकार का बजट आ रहा है, और उसके हिसाब से उनको संरक्षण देने की गति जो बढ़ा रही है। और जितना भी जो टाइगर नेशनल पार्क्स हैं उन सब के अंदर काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं, और राज्य सरकार की ये एक महती योजना है कि जो इकोसिस्टम है उसको बनाए रखा जाए, और कार्निवोर्स को, हर्बीवोर्स को और वन्य जीवों को अधिक से अधिक यहाँ सुरक्षा दी जाए। जी सर, इस कार्यक्रम के अंत में रेडियो 9 के माध्यम से आप जनता को वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी रूप में जहाँ भी यदि इस प्रकार की कोई घटना या पब्लिक के द्वारा इस प्रकार की कोई आपके पास में कोई सूचना आती है कि भाई वन्य जीवों को मारा जा रहा है, या इनको कटहरे में रखा जा रहा है, या किसी तरीके से उनको मतलब उनसे गलत उनको टीज किया जा रहा है, तो उसकी वन विभाग को ज़रूर रिपोर्ट करें, और उससे हम जो है हमारी टीम है वो वहाँ जा कर के उस वन्य जीव को छुड़ा करके और वन्य जीवों को बढ़ावा देने के लिए उनको, साथ ही मैं जनता से यह भी अपील करना चाहता हूँ कि आप वन्य जीवों की अधिक से अधिक सुरक्षा करें, उनका संरक्षण करें, और उनके लिए जितना आप प्राकृतिक रूप से आवास और उनके जो रहवास हैं उनको स्ट्रेंथन करें, और उनके हैबिटेट को मेंटेन करें। तो श्रोताओं, आज का यह अवसर हम सभी के लिए सचमुच बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं हमारे माननीय डीएफओ साहब श्री हरिकिशन सारस्वत जी का, जिन्होंने हमें वन्य जीव संरक्षण, बांस के महत्व और पर्यावरण व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। सर, आपके मार्गदर्शन से हमने न सिर्फ नई जानकारी प्राप्त की, बल्कि यह संकल्प भी लिया कि हम सब मिलकर प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा अदा करेंगे। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे यहाँ पर उपस्थित समस्त टीम को, जिन्होंने अपने एक महत्वपूर्ण सहयोग से आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सर, इसी आशा के साथ कि हम आगे भी हरियाली, स्वच्छता और संरक्षण की राह पर नए कदम बढ़ाएंगे, मैं यहाँ पर आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन सर, जाते जाते इस कार्यक्रम के अंत में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपके पसंदीदा नगमे जो आप अक्सर अपने खाली समय में गुनगुनाना पसंद करते हैं या सुनना भी पसंद करते हैं। जिंदगी का सफर। बिल्कुल सर।